ऑडियो 15 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ख पर्यावरण से खिलवाड़ यानी सामूहिक आत्महत्या। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की बढ़ती मात्रा के कारण धरती वीरान और बंजर हो सकती है। तापमान असाधारण रूप से बढ़ सकता है, जिससे बर्फ पिघलने से जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आगामी पीढ़ियों को गंभीर आनुवंशिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। म्यूटेशन जैसी विरल जेनेटिक घटनाएं सामान्य स्वाभाविक बन सकती है, जिससे समस्त मनुष्य जाति में विलक्षण विचित्र परंतु घातक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे पेड़ पौधे भी सर्वथा अप्रभावित नहीं रह पाएंगे। रोग प्रतिरोधी क्षमता के नष्ट हो जाने से 80% वृक्ष वनस्पतियां समाप्त हो सकती है। फसल उत्पादन में भी इसका घातक असर पड़े बिना न रह सकेगा। उपरोक्त संभावना व्यक्त की है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के मूर्धन्य रसायन शास्त्री शेरब्रूड राउलैंड ने। उल्लेखनीय है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम फ्लोरोकार्बन नामक रसायन की खोज की थी और यह पता लगाया था कि ओजोन जैसी धरती के रक्षा कवच को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ यही है। यह ओजोन ही है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक विकिरणों को रोककर पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। इतना सब जानते समझते हुए भी अमेरिका ने ही सबसे पहले इस रसायन का प्रयोग एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों जैसे विलासिता के अत्याधुनिक यंत्रों के निर्माण में करना शुरू किया। धीरे धीरे इस अनुकरण को पश्चिम के अन्य देशों ने भी अपनाना प्रारंभ किया और औद्योगिक स्तर पर इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्रों में भी इसके उत्पादन प्रारंभ हुए। प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो एक प्रकार की श्रृंखला प्रतिक्रिया इस क्षेत्र में शुरू हुई और इन दिनों लगभग समस्त विश्व में यह साधन सामग्री बरसात की मखमली चादर की तरह छा गई है। खतरे की घंटी तब बजी जब रसायन की खोज के 44 वर्ष बाद इस संदर्भ में दी गई चेतावनी सन 1985 ईस्वी में पुष्ट होती नजर आई और पहल यह साबित हुआ कि ओजोन परत में एक बड़ा भारी सुराख हो गया है। इससे उत्पादक देशों में हड़कंप मच गई। सबसे अधिक चिंता इसकी अमेरिका को हुई, अतः उसने इसके 2 वर्ष बाद इस संबंध में विस्तृत अध्ययन और जानकारी उपलब्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार का यान U-2 अंतरिक्ष में उक्त क्षेत्र में भेजा। उससे उपलब्ध आंकड़े चौंकाने वाले थे। अध्ययन से सुराख की सुनिश्चित जानकारी तो मिल गई, पर साथ साथ एक अन्य तथ्य का भी पता चला, जिससे अमेरिकी प्रशासन और वैज्ञानिक सत्ते में आ गए। ज्ञात हुआ कि उक्त रसायन से उत्तरी ध्रुव के ओजोन कवच में जो छिद्र बना है, उसका क्षेत्रफल अमेरिका के कुल भूभाग का 3 गुना है और उसके आकार विस्तार में लगातार वृद्धि होती जा रही है एवं आने वाले वर्षों में उस विस्तार में दुगुनी अभिवृद्धि की संभावना है। इन आंकड़ों ने संपूर्ण विश्व में खलबली मचा दी, पर इससे सबसे ज़्यादा बेचैन अमेरिका, ब्रिटेन एवं यूरोप के धनी देश ही हुए, जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सर्वाधिक उत्पादन और उपयोग होता है। पिछले दिनों तक ब्रिटेन यूरोप में CFC का मुख्य निर्यातक देश रहा। सन 1980 के दशक में उसने अकेले एक वर्ष में लगभग 125 देशों को आधा लाख टन उक्त रसायन का निर्यात किया। विश्व भर में CFC गैस के निर्माण एवं खपत संबंधी किए गए अध्ययन बताते हैं कि संसार भर में हर वर्ष इसका लगभग 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। इसमें से अकेले अमेरिका 14% का निर्माण करता है, जबकि शेष 86% में विश्व के सभी गरीब अमीर देश सम्मिलित है। किंतु इस सब की औसत खपत अमेरिका से कम ही है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि इसके उत्पादन पर विचार किया जाए तो विश्व पटल पर चीन और भारत ही ऐसे 2 देश हैं जो सबसे घनी आबादी वाले राष्ट्र है, जिनमें विश्व की 1/3 जनसंख्या निवास करती है। किंतु यहाँ CFC की खपत कुल मिलाकर 5% ही होती है, जबकि ब्रिटेन की आबादी इन दोनों देशों की तुलना में नगण्य जितनी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में इस रसायन का उपयोग और उत्पादन कितने खतरनाक स्तर पर होता है, जबकि तीसरी दुनिया के अनेक ऐसे गरीब देश हैं जहां अभी ही इस तकनीक का विकास हो पाया है।
अतः वहाँ विलासिता के उत्पादों में खपने वाले इस रसायन का निर्माण कितने न्यून स्तर पर हो रहा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आरंभ में अमेरिकी यान ने आर्कटिक पोल का निरीक्षण कर मात्र यही बताया कि ओजोन परत में नुकसान सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित है, पर जल्दी ही यह पता चल गया कि ऐसे ही सुराग की निर्माण प्रक्रिया दक्षिणी ध्रुव के रक्षा कवच में भी चल पड़ी है और आने वाले कुछ वर्षों में उससे भी बड़ा विवर हिंद महासागर के ऊपर अंटार्कटिक के आकाश में बनने जा रहा है। अध्ययनवेत्ता बताते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ओजोन परत की क्षति 52% के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि पिछले वर्ष के अंत तक उत्तरी गोलार्ध में यह हानि 55% के करीब आंकी गई थी। इन हानियों को देखते हुए इस संदर्भ में समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होते रहे हैं, जिनमें इस बात पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है कि ओजोन छतरी को क्षति पहुंचाने वाली इस गैस के निर्माण पर पूर्ण पाबंदी संपूर्ण विश्व में लगा दी जाए, पर इस संबंध में अब तक के प्रयास कोई उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। हाँ, पहले की तुलना में इसके उत्पादन में वर्तमान में कुछ सीमा तक कमी तो आई है, पर शून्य उत्पादन की आशा अब भी दुराशा बनी हुई है। यहाँ उस घातक रासायनिक प्रतिक्रिया की चर्चा कर देना अप्रासंगिक न होगा जो CFC नामक इस विषैली विनाशकारी रसायन समूह के ओजोन से मिलने पर होते हैं। जानने योग्य तथ्य है कि ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जब इसका समागम CFC नामक कार्बनिक यौगिक से होता है तो यह यौगिक ओजोन के ऑक्सीजन परमाणुओं से प्रतिक्रिया कर एक नया यौगिक क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। यह प्रतिक्रिया जब लगातार लंबे समय तक चलती रहती है तो उक्त क्षेत्र में ओजोन का स्तर घटते जाने के कारण अंततः उसकी सुरक्षा छतरी में छेद हो जाता है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी जैसी विघातक विकिरणें धरती तक निर्विघ्न पहुँचने और वहाँ के पादप व प्राणियों को असाधारण हानि पहुँचाने लगती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रसायनज्ञ शेरवुड रोलैंड एवं सहयोगी मारियो मार्लिस का कहना है कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लक्ष्याधीश परमाणुओं को एक साथ एक समय में विनष्ट कर सकता है। क्लोरीन गैस का यह स्रोत लगभग 100 वर्ष तक अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम है और ओजोन विनाश की उक्त प्रक्रिया को लंबे समय तक जारी रख सकता है। आखिर पराबैंगनी किरणों में ऐसी क्या बात है जो भयावह भूत की तरह संपूर्ण संसार को भयभीत किए हुए है? इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्य से आने वाली यह विकिरण वर्षा वृक्ष वनस्पतियों को लेकर जीव जंतुओं तक को समान रूप से हानि पहुंचाती है। उनके अनुसार मनुष्य में इससे आँख की बीमारियों व असाध्य कैंसर से लेकर अंधेपन तक की परेशानी हो सकती है। अन्नोत्पादन में इसका बुरा असर पड़ सकता है। पशुओं पर किए गए परीक्षणों से यह कैंसर जन्य भी साबित हुई है। इस आधार पर जीव विज्ञानियों का अनुमान है कि इससे सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों में त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। उनके अनुसार ओजोन में 1 से 1.5% की कमी से पराबैंगनी किरणों की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। उससे दुनिया में त्वचा कैंसर के लगभग 65,000 मामले प्रतिवर्ष पैदा हो सकते हैं। ओजोन में 10% की कमी से 25% कैंसर के मरीज पैदा होने का खतरा है। इस किरण की वेधक क्षमता कितनी अपार है, इसका अंदाज इसी से लगता है कि यह समुद्र तल के वनस्पतियों को भी अप्रभावित नहीं रहने देती और उन्हें भी हानि उठानी पड़ती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ने के कारण बर्फ पिघलने से समुद्र के जलस्तर के बढ़ने की संभावना बलवती होने लगती है। यूनेप नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संस्थान का इस बारे में कहना है कि बढ़ते तापमान का खाद्यान्न उत्पादन पर सबसे बुरा असर पड़ेगा और इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। जिन क्षेत्रों में इसका सबसे अधिक खराब प्रभाव पड़ेगा वह है दक्षिण पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संस्थान के अनुसार इससे फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो अनाज का 3/4 का भाग विश्व के दूसरे देशों को निर्यात करते हैं के उत्पादन पर सबसे घातक असर पड़ेगा। एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दल का कहना है कि पिछले दशक से समस्त विश्व में हिमपात
में महत्वपूर्ण गिरावट आती देखी जा रही है। इस अध्ययन दल के अनुसार भारत का गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 2 दशाब्दियों से सिकुड़कर अत्यंत संकीर्ण हो गया है। वह सिकुड़न को 250 मीटर से भी ज़्यादा बताते हैं। इस संकुचन का कारण अध्येता पराबैंगनी किरणों के परिमाण में होने वाली वृद्धियों को बताते हैं। इसके भयावह परिणामों को देखते हुए देश विदेश में इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय उपचार अपनाते देखे जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य विभाग ने स्कूली बच्चों को धूप के सीधे संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। इसके लिए उनके साथ टोपी पहनने की अनिवार्य शर्त जोड़ दी गई। चिली में बच्चों को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक धूप में बाहर न निकलने का सुझाव दिया गया है। वहाँ दोपहर में होने वाली विभिन्न प्रकार के खेलों पर रोक लगा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार सनबाथ से बाज आने की चेतावनी बार बार अपने प्रचार माध्यमों से देशवासियों को दे रही है। डेनमार्क में लोगों को हेट व गॉगल्स चश्मे लगाकर ही धूप में निकलने की अपील की जा रही है। इसी प्रकार के कितने ही तरीके न जाने कितने देशों में अपनाए जा रहे हैं, पर फिर भी मस्तिष्क में बार बार एक ही प्रश्न उभरता है कि इतने वर्ष से इस धरती को सुरक्षित रखा जा सकता है क्या? इनसे मनुष्य तो कुछ हद तक अपनी सुरक्षा कर लेगा, पर इंटरडिपेंडेंट पर आधारित इस पर्यावरण का क्या होगा? अन्य प्राणियों, पादपों, ऋतुओं एवं बढ़ते तापमान व ऊंचे समुद्री जल स्तर से बचाव किस भांति हो सकेगा? यह सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। प्रकृति की हानि कर हम सुरक्षित कदापि नहीं रह सकते। इस बात पर 1000 बार सोचा और विचार किया जाना चाहिए एवं विश्व स्तर पर ऐसा मानस बनाया जाना चाहिए जो प्रकृति की अक्षुण्णता की महत्ता को समझ सके व वैसी ही रीति नीति अपना सके। संपूर्ण विश्व का कल्याण इसी में है। यही आज की सर्वोपरि आवश्यकता है।